चैप्टर 66 हैवानियत। सुहाना हुई जख्मी। सुहाना को चुप देखकर नवीन को गुस्सा आ रहा था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। ड्राइवर गाड़ी रोकिए, सुहाना बिना किसी भाव के बोली। नवीन हैरानी से उसे घूर रहा था। ड्राइवर गाड़ी रोको, इस बार थोड़ा सख्त लहजे में बोली, पर गाड़ी अपने रफ्तार के साथ चल रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा गाड़ी रोको, इस बार सुहाना चिल्लाकर बोली। नवीन उसे गाड़ी रोकने की बोल दिया। ड्राइवर वही जंगल वाले रास्ते में गाड़ी रोक दिया। सुहाना गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। नवीन भी बाहर आया। सुहाना चुपचाप जंगल की ओर बढ़ रही थी, नवीन भी उसके पीछे पीछे था। अचानक वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई और जोर से चीख पड़ी, शिखा शिखा। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे चीखता चिल्लाता देख नवीन की आंखें भी नम हो गया। नवीन धीरे कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। सुहाना पागलों तरह चीख रही थी, शिखा का नाम लेकर। सब मेरे वजह से हुआ है, मेरी एक गलती के कारण मैंने अपनी बहन को खो दिया। मैं क्या करूं, कहां से लाऊं उसे? शिखा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। मैंने उस हैवान को अपनी लाइफ में और तुम सबके बीच लेकर आई। मैं हूं गुनहगार, मुझे सजा मिलनी चाहिए। कहते हुए सुहाना फिर से रो पड़ी। नवीन उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो उसे आराम से वही रोने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो जी भरकर रो सके। इन सॉरी शिखा, मेरी वजह से तू इस दुनिया में नहीं है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तेरी गुनहगार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी सजा यही है कि मैं भी तेरे पास आ जाऊं। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं भी तेरे पास आ रही हूँ शिखा। कहते हुए सुहाना उठ खड़ी हुई और वहाँ से जंगलों के अंदर भागने लगी। नवीन ये देखकर घबरा गया और वो भी उसके पीछे पीछे आया। भागते भागते सुहाना एक पहाड़ की चोटी पर आकर खड़ी हो गई। नीचे की ओर जब देखा तो बहुत ही बड़ी खाई थी जिसमें गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता। सुहाना अपने आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए उस खाई में जैसे ही कूदने को हुई, तभी नवीन उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से अपनी ओर खींचा। सुहाना छटपटाने लगी, छोड़ो मुझे, मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। सुहाना, शांत हो जाओ और अच्छे से बताओ हुआ क्या है। नहीं हो सकती मैं शांत, मैं सुकून से जी नहीं सकती, पर सुकून से मर तो सकती हूँ ना, प्लीज मुझे मर जाने दो। सुहाना रोते हुए बोली, शट अप, कब से बकवास किए जा रही हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें? मुझे नहीं समझना कुछ भी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच में जीना नहीं चाहती। मेरे वजह से मेरी बहन अब नहीं रही। कहते हुए सुहाना फुट फुट कर रो पड़ी। नवीन उसकी बातें सुना और उसे शांत करते हुए, देखो, बिना मामलों की तहकीकात किए ऐसे कैसे जान देने के लिए बोल रही हो? सुहाना उसके बातों का जवाब दिए बगैर उसे धकेलते हुए फिर से उस ओर भागी। तभी नवीन उसका हाथ पकड़कर फिर से अपनी ओर खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम नहीं मर सकती हो, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम्हारी जिंदगी मेरी अमानत है, इसलिए इस जिंदगी को खत्म करने का कोई हक नहीं। शट अप, तुम भी हैवान हो, क्यों तुम मुझे मरने नहीं दे रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जवाब दो, प्लीज मर जाने दो, मुझे जीने की इच्छा खत्म हो गई। अब और तकलीफें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें अभी जीना है और उस हैवान से बदला लेना है, खुद के साथ हुए हैवानियत का, तुम्हारे बहन के साथ हुए दरिंदगी का, हर एक चीज का बदला लेना है तुम्हें। नहीं, अब और नहीं, मैं अपने फैमिली को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। नहीं नहीं। कहते हुए सुहाना वही बेहोश होकर गिर पड़ी। नवीन उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसके गाल थपथपाया। सुहाना, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो। पर सुहाना की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। नवीन उसे गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। ड्राइवर नवीन को आता देखकर जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। नवीन उसे गाड़ी में लाकर लिटा दिया और उसके बगल में उसका सर अपने गोद में रखकर बैठ गया। ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। ड्राइवर जल्दी से आकर अपने सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट कर वो हॉस्पिटल की ओर लेकर चल दिया। नवीन की नजरें सुहाना पर ही था। बेहोशी के हालत में बार बार नवीन उसका गाल थपथपा रहा था। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर भी उसे होश नहीं आया। नवीन और भी ज्यादा परेशान हो गया। कुछ ही देर में गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। नवीन सुहाना को गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर आया। जल्दी से वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा और सुहाना को एडमिट करवा दिया। खुद बाहर खड़ा होकर वेट करने लगा। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए। नवीन उन्हें देखकर जल्दबाजी में उनके पास आया। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी वाइफ कैसी है? क्या उसे होश आ गया है? क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? एक मिनट मिस्टर राठौर, आपकी वाइफ को बहुत बड़ा सदमा लगा है और अब तक उन्हें होश नहीं आया है। अभी आपको इंतजार करना होगा उनके होश में आने का।
और हाँ, ऐसी कोई भी बातें मत कीजिएगा जिसे उन्हें दोबारा सदमा लगे। डोंट वेरी डॉक्टर, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। आप निश्चित रहिए, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। गुड डॉक्टर, क्या मैं अभी उसके पास जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं, पर ध्यान रहे आपके वजह से वहाँ दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके डॉक्टर, मेरे वजह किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी भी पेशेंट को नहीं। ठीक है, तो आप अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर नवीन बस फॉर्मली मुस्कुरा दिया। 67 हैवानियत, नवीन की तकलीफें। नवीन जब सुहाना के वार्ड में पहुंचा तो देखा कि वो अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। उसके आंखों के आंसू उसके गालों पर साफ नजर आ रहे थे जो सूख चुके थे। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहे थे। तभी सुहाना की आंखें फड़फड़ाई, शायद उसे होश आ रहा था। उसे होश में आता देख नवीन के चेहरे पर चमक आ गई। वो डॉक्टर को बुलाने बाहर गया। सुहाना को पूरी तरह से होश आ गया था। वो तुरंत उठकर बैठ गई। तभी उसे फिर से वो सब याद आने लगा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। जो समय उसने शिखा के साथ बिताया था उसे वो भूल नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर उसे घुटन हो रहा था और गुस्सा खुद पर आ रहा था। अपने दोनों हथेलियों से अपना चेहरे को छुपाकर रो पड़ी। क्यों 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 मारा मेरी बहन को? मुझे मारकर उसे शांति नहीं मिली जो मेरी बहन को भी मार दिया। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने उसका? कहते हुए वो फनफद कर रो पड़ी। तभी उसे अपने बगल में टेबल पर फलों के पास रखा हुआ चाकू दिखाई दिया। उसने वो चाकू उठा लिया। शिखा, मैं जानती हूँ कि तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है, पर तेरी गुनहगार कोई और नहीं है, मैं खुद हूँ। इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। मुझसे अब और तकलीफें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इधर घर पर शिखा रेहा के कमरे में सोई हुई थी। अचानक वो नींद में ही मिहिरा का नाम लेकर चीख पड़ी और उठकर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू अपने आप ही बहने लगे। रेहा वहीं बैठी अपनी स्टडी कर रही थी। शिखा की चीखें सुनकर वो भागते हुए उसके पास आई। शिखा, तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? मैंने सपनों में अपनी बड़ी बहन को देखा जो बहुत ही तकलीफ में थी। उनकी तकलीफें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं क्या करूं रेहा? कैसे उनके कातिलों से बदला लूं? आज भी वो खुलेआम घूम रहा है। मिहिरा दी की आत्मा तड़प रही है। हम सबसे दूर होकर वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनके कातिल खुलेआम घूमेंगे। वो बार बार मेरे सपनों में दिख रही है, पर इस बार वो बहुत ही तकलीफ में थी। उनको मुक्ति नहीं मिल पा रहा। शिखा, तूने जिस इंसान की बात की उसके बारे में मैंने पता लगवाया। मैंने तेरे घर पर भी पता करवाया। उसके बारे में हमें ठीक तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। फिर भी मैंने अपने आदमियों को बोला है कि पता करते रहें। मैं क्या करूं? मिहिरा दी की आत्मा तड़प रही है। मैं उन्हें मुक्ति कैसे दिलवाऊं? मेरे नजरों में एक पुजारी जी है जो मरे हुए लोगों के लिए पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए। अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करूं। शायद उनके पूजा पाठ करने से तेरी बहन की आत्मा को थोड़ा शांति मिल जाए। रेहा की बातें उसे सही लगी। ठीक है रेहा, तू मुझे कल उनसे मिलवा। मैं खुद उनसे बात करूंगी और सारी बातें बताऊंगी। ठीक है शिखा, पर अभी तू मेरे साथ बाहर चल, वरना फिर से सोएगी तो फिर से ये भयानक सपने आएंगे और मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती। रेहा की बातें सुनकर शिखा मुस्कुराते हुए, एक तू ही तो है आज मेरी सहारा बनी हुई है, वरना वो हैवान मुझे मारने के लिए पूरी दुनिया एक कर दी थी। जब तक तू इस घर में है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रेहा मुस्कुराते हुए बोली। दोनों अपने कमरे से बाहर निकल आई। नवीन जब डॉक्टर को लेकर वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो चिल्ला पड़ा, सुहाना रुक जाओ। सुहाना के हाथों में चाकू थे। वो अपने हाथों के नस काटने ही वाली थी, तभी नवीन दौड़ते हुए जाकर उसके हाथों से चाकू छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या करने जा रही थी? अगर तुम ये सब बंद नहीं करोगी तो मजबूरी में मुझे तुम्हें मेंटल असाइलम भेजना होगा, जहाँ तुम्हें मेंटली टॉर्चर होंगे। अब डिसाइड कर लो कि तुम्हें रहना कहाँ है, मेरे घर रहना है या मेंटल असाइलम। नवीन की बातों से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे पागलों की तरह हंसता देख नवीन हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे क्या हो गया। डॉक्टर, इसे क्या हो रहा है? ये अचानक इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है? मैंने आपसे पहले ही कहा था, इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। इनके अंदर जो तकलीफें हैं उससे ये लड़ नहीं पा रही है, इसलिए ये सुसाइड जैसे स्टेप उठा रही है। तो इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा, कोई तो सॉल्यूशन होगा। मैं अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। कुछ कीजिए डॉक्टर, पर मेरी वाइफ को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। अगर हम इन्हें मेंटल असाइलम भेजे तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पागल नहीं है। बार बार ये सुसाइड करने की कोशिश कर रही है।
इनके अंदर जो तकलीफें हैं उससे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैंने चेकअप के दौरान देखा था ये किसी का नाम ले रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर वो सर्नली इसकी बहन की मौत हो गई और उसे ये बात पता नहीं थी। आज उसे ये बात पता चली है, तब से इसकी ऐसी हालत हो गई है, इसे कुछ भी होश नहीं है। कुछ पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रही है, खामोश है। अब तो आप ही इन्हें ठीक कर सकते हैं मिस्टर राठौर। मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? डॉक्टर तो आप हैं ना। देखिए मिस्टर राठौर, जब इंसान तकलीफ में होता है तब उसे प्यार की जरूरत होती है। यही प्यार उसे उन तकलीफों से बाहर निकालता है। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना दे और मुर्दे को जिंदा कर दे। मैं नहीं मानता इस बात को। मुर्दे को कोई जिंदा नहीं कर सकता। प्यार में कोई ताकत नहीं है। प्यार शब्द ही झूठ है। 68 हैवानियत रेहा से हुई बड़ी मिस्टेक। मैं नहीं मानता प्यार व्यार को, इसमें कोई ताकत नहीं होती। देखिए मिस्टर राठौर, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है उसे किसी के नहीं मानने से वो झूठ में नहीं बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ ठीक हो तो आपको ये करना ही होगा, वरना अपने आंखों के सामने अपनी वाइफ को मरते हुए देखिए। कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। नवीन अब सोच में पड़ गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने इतनी बड़ी चुनौती कैसे आ गई। उसका प्यार किसी की जिंदगी बचा सकता है, पर वो किसी से भी प्यार करना ही नहीं चाहता। अगर उसे प्यार और शादी में कोई इंटरेस्ट होता तो अमायरा से ही शादी कर लेता। वो तो उसकी मॉम की पसंद की है। उसने सुहाना को अपने मकसद को अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था, ताकि घर वाले जो बार बार उस पर शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं वो उससे बच जाएं। आज के डेट में नवीन के लिए कुछ मायने था तो वो था उसका मकसद, जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। मकसद पूरा होते ही वो सुहाना को हमेशा के लिए आजाद कर देता। पर ये कैसी समस्या आ गई उसके सामने। उसे सुहाना को प्यार देना पड़ेगा। उसे खुद पर इतना भरोसा था कि उसे कभी प्यार नहीं होगा, पर सुहाना का क्या? अगर उसे प्यार हो गया तो वो मेरे लाइफ से नहीं गई तो? यही सब सोचते हुए नवीन अपना सर पकड़ लिया। एक नस आकर सुहाना को नींद का इंजेक्शन देकर उसे लिटा दिया था, ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। राठौर हाउस। कादम्बरी बार बार नवीन को कॉल लगा रही थी, पर उसका फोन बंद आ रहा था। ये लड़का भी ना खुद के साथ साथ हम सबको परेशानी में डाल देता है। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, अब तक घर नहीं आया। अब फोन भी बंद आ रहा है। मन ही मन वो भुना भुना रही थी। कादम्बरी बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। पीछे मुड़कर जब देखी तो रेहा खड़ी थी। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हो? सब ठीक है ना? क्या सब ठीक होगा? तुम्हारा भाई सब ठीक रहने देगा तब ना। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, अब तक घर वापस नहीं आया। फोन भी बंद आ रहा है उसका। हो सकता है वो ऑफिस के काम से कहीं चले गए हो और वहाँ नेटवर्क इशू हो। आप खामोखा परेशान हो रही है। अब वो बच्चे नहीं है, आप उनकी फिक्र मत कीजिए, वो घर लौट आएंगे ऑफिस के काम से। ऑफिस का काम तो एक बहाना है, वो ऑफिस नहीं गया है आज। मैंने उसके ऑफिस कॉल करके पता किए, पर वो वहाँ नहीं है। उसे पता है कि मैं उसको लेकर कितनी परेशान हो जाती हूँ, फिर भी वो एक बार भी ये नहीं सोचा कि कॉल करके बता दूं। अपनी माँ की बातें सुनकर अब रेहा भी परेशान हो गई। तभी बाहर उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे लगता है कि भाई आ गए, चलिए चलकर देखते हैं। रेहा और कादम्बरी दोनों ही बाहर आए। नवीन कार से बाहर आया, पिछले सीट पर सो रही सुहाना को अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर घर की तरफ बढ़ा। रेहा और कादम्बरी घर के बाहर आए। सामने से नवीन आ रहा था। अंधेरे के कारण उन्हें नवीन की गोद में सुहाना नहीं दिखाई दी। जैसे ही नवीन सामने आया तभी कादम्बरी उस पर बरस पड़ी। कहा थे पूरे दिन तुम्हें इस बात की खबर भी है कि तुम्हारा एक फैमिली है जिसे तुम्हारी फिक्र है, या फिर इतने सेल्फिश हो गए कि अपने फैमिली को ही भूल गए? नवीन चुपचाप खड़ा सुन रहा था, बेशर्म की तरह सुन रहे हो। कोई जवाब है तुम्हारे पास? कब से मैं कॉल लगा रही हूँ पर तुम्हारा कॉल तक नहीं लग रहा। कम से कम कॉल करके बता तो सकते हो ना कि तुम कहाँ हो, कब तक आओगे? क्या हमें इतना जानने का भी अधिकार नहीं? रहने दीजिए माँ, इनकी लाइफ में हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बस इनकी वो सो कॉल्ड वाइफ इनके लिए सब कुछ है। जब से वो इनकी लाइफ में आए हैं, थोड़ा सा जो हमें टाइम देते थे अब वो भी देना बंद कर दिया। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम कुछ है ही नहीं इनके लिए। जो है वो बस सुहाना है। पहले इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरे फैमिली को तकलीफ पहुंचाई और अब अपनी वाइफ के लिए पूरे फैमिली को भूल गए। अरे एक सुहाना से पीछा छुटा नहीं था, इन्होंने दूसरी सुहाना को ले आए यहाँ। बस अब इसके आगे कुछ मत बोलना। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? कहाँ की बात कहाँ लेकर चली गई?
कादम्बरी उसे आंखें दिखाते हुए बोली और चुप रहने के लिए इशारा किया। नवीन कब से खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। रेहा की बातें सुनकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि एक तकलीफ महसूस हो रहा था जो उसने सबसे छुपा कर रखा था। उन तकलीफों को देखने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। नवीन, देखो तुम इसके बातों पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही कहा कि बातें कहा बोल दिया। देखो तुम कुछ मत सोचो, भूल जाओ जो अभी रेहा ने कहा। नवीन बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चला गया। कादम्बरी गुस्से से रेहा को घूरने की क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब बोलने की? कितना मुश्किल से वो इन सब से बाहर आया था और तुमने फिर से उसकी तकलीफों को कुरेद दिया। एम सॉरी मॉम, मुझे पता ही नहीं चला और मैं बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गई। एम सॉरी, पहले चलकर उसे माफी मांगो। तुमने जो बोला है उसे कितना बड़ा तूफान आ सकता है तुम्हें पता भी है। मैं जानती हूँ मॉम, पर अब क्या होगा? कहीं भाई फिर से डिप्रेशन में चले गए और खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तुम्हें नवीन के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, फिर भी तुमने ये सब बातें बोली। 74 मुझे दोबारा प्यार नहीं हो सकता। सुहाना को गोद में लिए नवीन घर के अंदर कदम रखा। रेहा की बातों से उसे बहुत ज्यादा हट हो रहा था। एक तो सुहाना की ऐसी हालत से वो ऑलरेडी परेशान था, उस पर से रेहा ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। नीति और अर्नब दोनों वही हाल में ही थे। अर्नब फोन पर बातें कर रहा था और नीति किचन से बाहर हाल में जस्ट आई ही थी। सामने नवीन को देख हैरान थी। सुहाना को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? नीति की आवाज सुनकर अर्नब का ध्यान भी उस ओर गया। जैसे ही उसने सुहाना को नवीन की गोद में ऐसे अजीब सिचुएशन में देखा तो चौंक गया। मैं बाद में बात करता हूँ, अभी एक इमरजेंसी है, कहते हुए अर्नब कॉल कट कर दिया और नवीन के पास आया। नवीन सुहाना को गोद में लिए कमरे की ओर बढ़ गया। नीति और अर्नब भी उसके साथ साथ कमरे में आए। नवीन उसे बेंच पर लिटा दिया। नीति आकर उसके सिरहाने बैठ गई। नवीन, बताओ भी क्या हुआ? सुहाना को क्या हुआ है? नवीन, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नीति कुछ पूछ रही है। अर्नब गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, भाई भाभी, सुहाना को सदमा लगा है। अभी उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही खराब है, बार बार सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। नवीन की बातें सुनकर दोनों होश उड़ गए। किस बात की सदमा लगी है इसे? इतना कुछ हो गया और तुम अब बता रहे हो? नीति गुस्से से बोली, कहाँ है इसकी फैमिली और किस बात का सदमा लगा है इसे? साफ साफ बताओ हमें, क्या हुआ है इसके साथ जिसके वजह से इसे सदमा लगा और ये सुसाइड करने की कोशिश कर रही है? भाई भाभी, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, पर आप लोग ये बातें खुद तक ही सीमित रखिएगा, वरना सुहाना के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। नीति और अर्नब दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अब बता क्या हुआ है? सुहाना को अपने बहन की मौत का सदमा लगा है। उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, ये बात उसे आज पता चली। जब से उसे पता चला है तब से वो होश में नहीं है, बार बार खुद को नुकसान पहुंचा रही है। नीति और अर्नब को ये सब सुनकर बहुत दुख हो रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने डॉक्टर से बात की? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसे प्यार की जरूरत है और मैं अपने प्यार से इसे ठीक कर सकता हूँ। नवीन की बातें सुनकर दोनों उसकी ओर देखने लगे। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नवीन, ये तो बिल्कुल वही केसेस लग रहे हैं जो तुम्हारे साथ हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, पर मुझे तो प्यार की जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं ऐसे ही ठीक हो गया। पर तू ये मत भूल कि तेरे लिए छोटी माँ ने अमायरा को इस घर में लाया था। तो क्या मैं अमायरा से प्यार करता हूँ? आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं उसे प्यार करता तो किसी और से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करता? प्यार जीवन में एक बार ही होता है। मैंने अपने हिस्से का प्यार कर लिया है, मुझे अब दोबारा किसी से प्यार नहीं हो सकता। देख भाई, मैं तेरी तकलीफें समझ सकता हूँ, पर जो हुआ उसे अब बदला नहीं जा सकता। तुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इतनी अच्छी बीवी मिली है, एक बार उसे प्यार करके तो देख, तुझे दोबारा प्यार हो जाएगा। सुहाना को तेरी जरूरत है, तेरे प्यार की जरूरत है। भाई, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपका बात ना मानना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह होगा, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका हर बात मान सकता हूँ, पर ये नहीं। अर्नब इसके पहले कि कुछ बोलता तभी नीति उसे इशारों से रोक दिया। अर्नब जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज जरा बाहर चलेंगे। अर्नब हैरानी से नीति को देख रहा था। नीति उसका हाथ पकड़ ली और नवीन की ओर देखते हुए बोली, नवीन हम 5 मिनट में आ रहे हैं। नीति उसे लेकर बाहर आई। आपका दिमाग खराब हो गया है। मैंने क्या किया? आप नवीन को ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? ये मत भूलिए कि कुछ महीने पहले उनकी क्या कंडीशन थी।
बहुत मुश्किल से सब कुछ सही हुआ है। आप फिर से उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अच्छा, मैं गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहा हूँ? वो कैसे? मैंने उसे मूव ऑन करने के लिए बोला, ये गलत कैसे हो गया? तुम क्या चाहती हो वो हमेशा अपने पास में ही अटका रहे, आगे ना बढ़े? क्या उसे दोबारा प्यार करने का कोई हक नहीं है? क्या उसकी जिंदगी अब यही रुक जाएगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर हमें उनके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती करने से मना कर रही हूँ। किसी को जबरदस्ती प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जिसकी किस्मत जिसे जुई होती है उसे प्यार भी अपने आप हो जाता है और आगे भी अपने आप बढ़ जाता है। सब कुछ पहले से तय रहता है। तुम्हें तो बहुत पता है। खैर छोड़ो, सुहाना भी अब उसी कंडीशन में पहुंच गई है जिस कंडीशन में नवीन था, पर दोनों के सिचुएशन में फर्क है। डॉक्टर ने कहा कि नवीन को, आप देखिएगा, नवीन को सुहाना से प्यार जरूर होगा, क्योंकि सुहाना अब उसकी बीवी है। उसका पास चाहे कैसा भी रहा पर उसका फ्यूचर बेस्ट है। नीति मुस्कुराते हुए बोली, आई होप सब बढ़िया हो। तभी वहाँ कादम्बरी और रेहा आई। उन दोनों को देखकर हैरानी से, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है, बस उसको ही देखने आए थे। नीति की बातें सुनकर कादम्बरी और रेहा दोनों ही हैरान थी। इसका मतलब नवीन हॉस्पिटल से आया था। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगी। क्या हुआ? आप दोनों परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए कादम्बरी नवीन के कमरे में चली गई। उनके पीछे पीछे रेहा भी चली गई। 70 सुहाना और नवीन की दोस्ती। रेहा और कादम्बरी दोनों अंदर आए तो नवीन वही सुहाना के पास बैठा हुआ था। उन दोनों को देखकर नवीन कुछ नहीं बोला। नीति और अर्नब भी अंदर आ गए। नवीन, सुहाना को क्या हुआ है? तूने हमें बताया क्यों नहीं? आपने मौका कहाँ दिया? नवीन की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगी। इन सॉरी भाई, मैंने बिना जाने समझे आपको कितना कुछ बोल दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि इनकी ऐसी हालत हो गई है। इट्स ओके रेहा, अब भूल जा इन सब बातों को। मैं तेरी बातों के बारे में नहीं सोच रहा, तो आप मुझसे नाराज नहीं होना। नहीं, थैंक यू भाई। रेहा जाकर उसके गले लग गई। कादम्बरी सुहाना के पास आकर बैठ गई और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ है इसे? सुबह तो ठीक थी ये, फिर अचानक क्या हो गया इसे? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर से दिखाई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने इसका ख्याल रखने के लिए बोला है। मुझे पता ही नहीं था कि तू हॉस्पिटल में है। इट्स ओके मॉम, आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो। मुझे आपको कॉल करके बता देना चाहिए था। नवीन की बातें सुनकर कादम्बरी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मॉम, आप जाकर आराम कीजिए। वैसे भी आप मेरे चक्कर में कब से जगी हुई है। मैं सुहाना के पास हूँ, आप सभी जाकर आराम कीजिए। नीति भाभी, सुबह में आपको जल्दी जगना होता है और भाई आपको ऑफिस जाना रहता है। रेहा, तुम्हें कॉलेज जाना होगा। आप सब जाकर आराम कीजिए। नवीन के कहने पर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। नवीन वही सुहाना के पास बैठा हुआ था। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। करीब 1 बजे रात को सुहाना वापस होश में आई। उसकी आंख खुली तो वो खुद को अपने कमरे में पाई। मैं यहाँ कब आए और कैसे आई? तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठे नवीन पर गई, जो बैठे बैठे सो गया था। नवीन को उसका इतना केयर करता देख नवीन पर उसे प्यार आ रहा था। सुहाना को फिर से वो सारी बातें याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। सिसकियां सुनकर नवीन की आंखें खुल गई। सामने सुहाना को रोता देख वो उसके पास आया। उसके आंसू पोंछे और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, सुहाना, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, कितनी तकलीफें हो रही है तुम्हें। जिसके साथ तुमने बचपन गुजारा उसे खोने बाद तुम पर क्या बीत रही है ये मैं समझ सकता हूँ। पर क्या किसी एक के चले जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है? जिंदगी कभी नहीं रुकती है सुहाना। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने बहन के जाने का गम ना मनाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुद को नुकसान ना पहुँचाओ। तुम्हारी बहन जहाँ कहीं भी होगी उसे कितना तकलीफ हो रहा होगा तुम्हें इस हाल में देखकर। एक बार ये तो सोचो, उन पर क्या बीतेगी जिन्हें तुम्हारे होने या होने से फर्क पड़ता है। तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हो। तुम्हें इस दर्द और तकलीफ से छुटकारा चाहिए, पर जो दर्द तुम अपनों को दोगी उसका क्या? नवीन की बातें सुनकर सुहाना फुट फुट कर रोने लगी। उसे रोता देख नवीन उसे सीने से लगा लिया। सुहाना उसे कसकर पकड़ ली और रोते हुए बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने उसका? उसने मेरे साथ साथ मेरी बहन को भी मार दिया। मैं तो बच गई, पर मेरी बहन। शांत हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए उस हैवान को ढूंढ निकालूंगा।
चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। पर अभी तुम्हें खुद को संभालना होगा। प्लीज खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस एक बार भरोसा कर लो मुझ पर। नवीन की बातें सुनकर सुहाना को थोड़ा हिम्मत मिला और वो चुप हो गई। उसे चुप देखकर नवीन मुस्कुराते हुए बोला, ये हुई ना बात। अच्छा अब ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है, और तुम्हें भूख नहीं भी लगी है तभी तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है। नवीन की बातें सुनकर सुहाना कोई जवाब नहीं दी। देखो, मैं जा रहा हूँ किचन से हम दोनों के लिए खाना लाने। नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुहाना डरते हुए बोली। फिर से उसकी आंखें नम हो गई। अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है, चलो चलकर हम बाहर ही खा लेते हैं। नवीन के कहने पर सुहाना उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों किचन में आए तो पूरा बर्तन क्लीन दिख रहा था। 2 प्लेट खाना सुहाना और नवीन का वही ढक कर रखा हुआ था। नवीन ने देखा तो हंसते हुए बोला, भाभी भी कमाल करती है, देखो कितना प्यार से हमारे लिए खाना ढक कर रखा है। पर मुझे ठंडा खाना पसंद नहीं है, मैं सिर्फ गर्मागर्म खाना ही पसंद करता हूँ। नवीन के बातों का सुहाना को जवाब नहीं दी, वो चुपचाप खड़ी थी। उसे चुप देखकर नवीन टोका, सुहाना बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वो बना देता हूँ। उसकी बातें सुनकर सुहाना हैरानी से उसे घूरने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नवीन राठौर मेरे लिए खाना बनाएगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुहाना घबराते हुए पूछी। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? और वैसे भी मुझे क्या होगा? तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तो सुनकर अजीब लग रहा है। क्या बहकी बातें कर रहा हूँ? बताना जरा, तुम खाना बनाओगे? तुम आज तक कभी किचन में आए भी हो? तुम्हें पता भी है किचन में क्या क्या होता है? उसकी बातें सुनकर नवीन उसे घूरने लगा। तुम्हें पसंद क्या है ये बताओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम सच में खाना बनाओगे? तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं, मैं तो इसलिए पूछी कि कहीं तुम अपना इरादा बदल दो। नवीन राठौर एक बार जो कह देता है उसे पूरा करके छोड़ता है।